बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। तो आज नाज़रीन जो शेर है वो पंजाब जबकि तीर सिंध असम्बली के अंदर वापस पहुंच गया। बदले की सियासत पर कहा गया है कि कोई यकीन नहीं है और किसी से इंतकाम लेने की कोई तमन्ना भी नहीं है। वोट देने वाले और ना देने वाले इन दोनों के वज़ीर आला है। मरियम नवाज साहिबा ने जो असम्बली है उसके अंदर पहुंचते ही फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं। माशाल्लाह से वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं। उनका जो बेसिक टारगेट है वो उनका महंगाई है, जबकि करप्शन उनकी रेड लाइन है। बहुत बड़ा ओहदा है, चैलेंजेस उससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। क्या नबरदाज़मा हो पाएंगी, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर कौमी असम्बली के पहले इंतखाब को लेकर जो बहरान है उसे अपना सर उठा लिया है। इजलास बुलाने का इस्तेहकाक किसका, ये बहस भी अब दोबारा से शुरू हो गई है। सदर साहब का ये इस्तेहकाक है या फिर स्पीकर नेशनल असेंबली भी ये इजलास तलब कर सकता है। इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे। और तमाम असेंबलियों की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कह सकते हैं कि वाज़े हो चुकी है। मगर जो बलोचिस्तान असेंबली है वहां पर नंबर गेम की क्या सूरत हाल है, ये हम डिटेल भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, असेंबली के अंदर कौन पहुंचा, किसने क्या बात की, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या हो सकता है, किन चीजों में मुश्किलात आएंगी, वो अपनी जगह पे उस पर बात करेंगे। मगर जो एक मुश्किल है सबसे पहले जो इस वक्त खड़ी है और फन फैलाए खड़ी है वो हमारा सदारती इंतखाब है। इजलास को बुलाना है, ये कायनी बहरान है, इसका कोई हल ही निकल रहा। वो कह रहे हैं वो बुलाएंगे, वो कहते नहीं हम बुलाएंगे। ये कैसे हल होगा ये भाई? अभी जो एक बहरान रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की ये गैर मामूली एक सिचुएशन आ गई है कि पहले ऐसे हुआ नहीं है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं, असल इशू ये नहीं है। सदर ने ऑफ कोर्स उन्होंने वापस भेज दिया लेटर के जनाब हाउस साहब का, क्योंकि मुकम्मल नहीं है नेशनल असेंबली का उसकी मखसूस नशिस्तें, क्योंकि उसके ऊपर ऐलान नहीं किया गया। जो कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट लोग जो कि सुन्नी इत्तेहाद में जा चुके हुए हैं उनको करनी है। और उसकी लीगैलिटी ये है कि तरीकाकार ये है कि नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर इंडिपेंडेंट हजरात जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर वो फैसला हो जाता है। और अभी एक पहली दफा सिचुएशन हुआ है कि वो सीटें खाली हैं। सो एक यूनिक सिचुएशन है, गैर मामूली सिचुएशन है, पहले ऐसे हुआ नहीं है। मगर अगेन पहले जो है कभी बल्ले का निशान भी नहीं गया था। तो ये मामला जो हुआ हुआ है घूम फिर के ओरिजिनल सिंध से शुरू हुआ हुआ है कि बल्ले का जो निशान नहीं मिला। पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़े इलेक्शन के अंदर एक बड़ी पार्टी को उसका निशान नहीं मिला। उसके बाद से ये उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वो रोज़ एक नई निकल आती हैं और ये निकलती रहेंगी। और घूम फिर के हर चीज़ जो है ना अदालत की तरफ जाया करेगी कि जनाब आपने ये एक मामला खड़ा किया है, आपकी वजह से एक मुतनाज़ा फैसला है ना, मदर ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज जो हुई हैं, मैं समझता हूँ वो वहाँ से शुरू हुई है। ओरिजिनल सुन ये बल्ले के निशान से शुरू है। अब उसके मुज़मरात हैं, रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी आ जाती है और उसका घूम फिर के अदालत की तरफ जाता है और ये मामला भी अल्टीमेटली अदालत में जाना है। मगर फिलहाल उसकी सिचुएशन ये है कि ये सिर्फ कौमी असम्बली का मसला नहीं है, सूबों के अंदर भी है। पंजाब के अंदर जो है अब वो चीफ मिनिस्टर बन गई, मरियम बीबी हो गई। उससे पहले ये इशू आया था कि स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन जो है वोट टेकिंग के बाद वो हो गए। तो उस वक्त स्पीकर साहब ने उस वक्त भी ये इंसिस्ट किया कि पंजाब के सप्तान साहब ने कि जनाब ये नहीं हुआ। तो उस वक्त ये फिर तशरीह की गई कि जनाब ये गवर्नर का इस्तेहकाक है, गवर्नर ने कॉल कर लिया सेशन, तो ये सेशन तो अब होगा। तो उस वक्त जो है ये कह दिया गया कि स्पीकर का यहाँ पे रोल गैर फ़ाल है, ये रियासत की नुमाइंदगी जो है गवर्नर करते हैं। अब यहाँ पे जब ये हुआ तो अब ये बताया जा रहा है कि सदर साहब ने ये लिखा, मगर अब स्पीकर साहब जो है एक सिचुएशन आ गई है तो उनका एक फ़ाल रोल हो गया है और बताया जा रहा है कि वो बुलाने जा रहे हैं असम्बली का सेशन, क्योंकि मैंडेटरी है और लाजमी है कि 29 फरवरी से पहले जो है सदर साहब को बुलाना था और उन्होंने क्योंकि नहीं बुलाया। हालांकि पहले एक असूली तौर पर तरीकाकार होना चाहिए था जो कि उनका
का उन्होंने जो क्वेश्चंस रेज किए थे सदर ने, तो उसका कम से कम जवाब दे दिया जाता, जवाब आना चाहिए था। और मगर वहां पे ये किया कि पंजाब के अंदर उन्होंने स्पीकर के ओहदे को गैर फाल कर दिया कि इसका रोल नहीं है, और यहाँ पे तशरीह अब ये की जा रही है कि स्पीकर फिर के पास ये इख्तियार मौजूद है। अभी तक की ये खबरें आ रही थी कि वो इजलास बुलाने जा रहे हैं। अभी 29 फरवरी उन्होंने तारीख गालिबन दे दी है। 29 तो आखिरी तारीख है ना, मगर उससे पहले जवाब नहीं दिया गया कि सदर को दिया। मगर उसूली तौर पर तो ये इलेक्शन कमीशन को ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। वो 3 दिन के बाद ये फैसला आ जाना था। ये जुमे को हमने बताया गया था कि जनाब इस चीज का फैसला होना है, जुमे को नहीं हुआ, आज पीर हो गई है, नहीं है। अब बताया जा रहा है कि कल जो है 5 ओपन सेशन होगा, जिससे ये एक तासुर आता है कि शायद हो सकता है कमीशन के अंदर मुख्तलिफ क़रार है इसके ऊपर। तो ये पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब ये अगर हो जाएगा तो ये पहले ही पंजाब असम्बली के अंदर ये सवाल आ गए हैं कि जनाब ये स्पीकर का इलेक्शन भी गलत हुआ है, ये चीफ मिनिस्टर का भी इलेक्शन हुआ है, फिर ये यहाँ पे वफाक के अंदर भी रहेगा, बाकी सूबों की असम्बलियों में भी ये रहेगा। अगर ये कल तक असूली तौर पर तो उनको कल अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए ताकि वन वे और अनदर, पर ईदर वे अगर उनके हक में सुन्नी इत्तेहाद के आ जाता है फैसला, तो भी पंजाब का ये चैलेंज होगा, अदालत के पास ही जाया और करेगी और अदालत के अंदर ये फैसले हुआ करेंगे। अब ये देखिए ना, एक तरीका निकल आया है कि ये इस मुतनाज़ा बल्ले वाले से मामला वहां से शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के की वजह से ये रोज़ एक यूनिक सिचुएशन आ जाती है। और ये जितनी देर भी असम्बलियाँ रहेंगी वफाक में सूबों में यही रहेगा। पहले ही एक कंट्रोवर्सी है कि जनाब मैंडेट की लड़ाई है कि जी यहाँ पे वो नहीं हुआ, मगर एक तरीकाकार बन गया है कि हर चीज़ को फेट कंप्लाई कहते हैं अंग्रेजी में कि जी जो होना था हो गया, मिट्टी पाओ, एक मिट्टी पाओ का हो गया है। तो देखे ना जी, पहले ये आया सीट के जनाब बल्ले का निशान मिलना नहीं, अब जी की फैसला आ गया, लिहाजा मिट्टी पाओ आगे चलो, वो हो गया। उन्होंने दोबारा इलेक्शन कराया इंटर पार्टी, वो उनका जी ये भी आपके इलेक्शन नहीं है, दोबारा मिट्टी पाओ आगे चलो। अभी एक और एक बहुत बड़ी गैर कानूनी चीज हो रही है, आज तक नहीं हुआ। कानून के अंदर लिखा हुआ है कि फॉर्म 45 12 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालने थे, उन्होंने नहीं डालने। ये भी 5-7 रोज हो गए हैं, मगर वो कह रहे हैं छोड़े इस बात को भी, आगे चले मिट्टी पाओ। सो इसके ऊपर भी वो कह रहे हैं, देखे ना अब वो स्पीकर के इलेक्शन भी हो गए, डिप्टी के भी, मरियम बीबी भी वहाँ पे इलेक्ट हो गई, यहाँ भी है। सो ये एक मिट्टी पाओ पॉलिटिक्स जो स्टार्ट होगी, जिसका काइन और कानून के साथ वो कोई ताल्लुक नहीं है। मिट्टी पाओ पॉलिसी पे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। इस वक्त साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, इन्हीं से मिट्टी पाओ पॉलिसी का पूछ लेते हैं कि क्या ऐसे हल हो जाएंगे वो मसाइल जिसके लिए हुकूमतें बनाई जाती हैं? दुरानी साहब उन चंद लोगों में से हैं जो कि ये मिट्टी पड़ने से बहुत पहले, इलेक्शन से बहुत पहले कह रहे थे कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय कर लें, आपस में मिल बैठ के कर लें, क्योंकि इलेक्शन जब होता है तो एक नई इब्तिदा होती है, एक नई उम्मीद होती है कि जनाब हमारी जो आपस के मसाइल हैं शायद एक नई शुरुआत हो और बेहतर एक सुबह आए और कोई उम्मीद की किरण आए। मगर दुरानी साहब ये जिस तरह हो रहा है कि अभी वो वोट टेकिंग वफाक की हुई नहीं है और ये पहले ही गवर्नमेंट जो है असम्बली मुतनाज़ा हो जा रही है पंजाब के अंदर। ठीक है, वहाँ पे स्पीकर के इलेक्शन भी करवा दिए, मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर भी बन गई, पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनी है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मुतनाज़ा है और घूम फिर के हर चीज़ जो है वो अदालतों में जाएगी, क्योंकि बाकी इदारे अपना रोल नहीं अदा कर रहे हैं, सब इदारों के ये। सो ये इब्तिदा आप समझते हैं अच्छी हुई या बेहतर तरीके से की जा सकती, और अब क्या इसका हल है? थैंक यू आमिर। आपने तो इतना अच्छा तज्जिया पहले ही दे दिया जो कि ऑल इनकम्पसिंग था, मैं बल्कि सुन रहा था और बहुत वो हो रहा था। लेकिन देखें इस वक्त जो बात है, बात बिल्कुल नई चीजें हो रही है। मतलब शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि असम्बली के मेंबरान कंप्लीट किए बगैर जो है असम्बली अपने उहदेदारान का इंतखाब कर रही है। आज तक जब कभी भी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने तमाम मेंबर्स को नोटिफाई करने के बाद हमेशा कोई भी और इलेक्शन हुआ है। अभी जो स्पेशल सीट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है कि वो कैसे मिलेंगी, किसको मिलेंगी और क्यों मिलेंगी, उन सीटों के बगैर जो है वो इलेक्शन हुआ है पंजाब का, और अब मरकज का भी गालबन होने जा रहा है।
दूसरी तरफ जो मरकज में जो एक नया अजूबा होने जा रहा है, वो पाकिस्तान की पहली तारीख में पहली दफा एक ऐसी हुकूमत बनेगी जिस पार्टी की असेंबली में अक्सरियत ही नहीं होगी। मतलब एक अकलियती पार्टी जो है उसका वजीर आजम होगा, उसको वोट भले मिल जाए, लेकिन वो जो पार्टी जिनके वोट मिलेंगे वो उसके साथ हुकूमत में शामिल नहीं होगी, बल्कि वो एक दरमियान की जगह में होगी। तो मैं तो ये समझता हूं कि अब जो हुकूमत आएगी वो हुकूमत जो है बुनियादी तौर पर एक पुतली तमाशा की तरह की हुकूमत होगी। प्रेसिडेंट हाउस में ज़रदारी साहब बैठ के पुतली हिलाएंगे तो बेचारे पीएम साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसी तरह से हिलना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनकी जान तोते में होगी और तोता प्रेसिडेंसी में होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी निजाम बनने जा रहा है, और जैसे इंतखाबी निशान से लेके अब तक के जितने भी इकदामात उठाए गए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी मर्तबा भी है, क्योंकि इसके बाद ना कोई ऐसे इलेक्शन करवा सकेगा और ना कोई ऐसी हुकूमतें बना सकेगा, बल्कि जो लोग इन हुकूमतों में आ रहे हैं वो आइंदा मुझे पाकिस्तान की सियासत में ही नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए इतना ज्यादा बैकलैश इकट्ठा कर लिए, अपने लिए इतनी ज्यादा गैर सियासी महरूमियां इकट्ठी कर ली हैं कि उनके बारे में अवाम की राय और जो मुस्तकबिल में उनकी सियासत की हैसियत क्या होगी, मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल जो है, और अवाम एक तरफ खड़े हैं, अवाम का वोट आगे की तरफ मैं आता हूं कि इसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी की वजह से हुकूमत आएगी वो क्या कर पाएगी, इस पे आते हैं। पर अभी इसी की लीगैलिटी की अब दो किस्म की इसकी तशरीहें आ रही हैं। आज सारा दिन चैनल्स के ऊपर जो है आपने भी देखा कि मुख्तलिफ आरा आ रही थी। एक इसकी कानूनी हैसियत ये है, एक तशरीह ये की जा रही है कि जनाब देखें क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं था, मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक 50 के करीब देखें ना पंजाब असम्बली के अंदर है, यहाँ भी जो है 15-20 का फिगर है जिनको ओथ नहीं किया गया। मगर दूसरी एक तशरीह की गई कि जनाब कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि 336 के कंप्लीट हों, किसी इलाके में कई दफ़ा नहीं होता, फिर बाई इलेक्शन में 2-2 सीटों में जो आते हैं वो मुकम्मल नहीं होते, 336 का मुकम्मल होना नहीं है। मगर फिर एक तशरीह ये की जा रही कि जनाब ये दो लोग हैं जिनका जिक्र है आइन के अंदर, जिनको नोटिफिकेशन होना चाहिए था, इनका तो इनकी कोई कहीं जगह पे, क्योंकि ये सिचुएशन कभी आई नहीं है, इसलिए किसी कानून में या आइन में इस सिचुएशन का हल पहले नहीं है। तो ये फैसला कहाँ होगा, ये फिर कौन करेगा ये फैसला तशरीह का? अमिर भाई देखें, ये जो बातें हैं ये तो वैसे बिल्कुल ऐसी हकीकत है कि जी ये मुल्क पाकिस्तान है, इसके इतने सूबे जो आइन में लिखी हुई बातें हैं, अब उनको दोबारा आपने डिफाइन करना हो तो चले आप री इन्वेंट कर लें। बात ये है कि वो असेंबली जो मुंतखब होकर आई है उसी असेंबली का इंटेग्रल पार्ट है वो मेंबर्स जो उन असेंबली के मुंतखब होने वाले मेंबरों की वजन के तहत आएंगे। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको लाए बगैर जो है वो असेंबली मुकम्मल हो गई? इसका मतलब यह है कि आप आइन की नफी करें। हकीकत में इस वक्त आइन पाकिस्तान सस्पेंड हो चुका। हकीकत में इस वक्त जितने भी इक़दामात इलेक्टोरल प्रोसेस के रेफरेंस से उठाए गए हैं, राइट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, प्री इलेक्शन से लेके इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन जो भी इक़दामात उठाए गए हैं वो कानून से और आइन से मुतसादिम ही नहीं बल्कि उसके बिल्कुल मुखालिफ है। और इनको आप चाहें तो नजरिया जरूरत के तहत आपने मुल्क में लगने वाले 4-5 मार्शल लॉ को हमेशा अदालतों ने उनको वो किया है, नजरिया जरूरत के तहत लेजिटिमेट करार दिया है। तो नजरिया जरूरत तो एक ऐसी वो है, मतलब चलो कपड़ा है जिसको जितना मैं आपकी नजरिया जरूरत की जरा नाज़रीन की याद दहानी करा दूं कि ये नजरिया जरूरत जो है वो ये 1.5 साल से चल रहा है कि जब इलेक्शन की पहले डेट आई कि जी 90 दिन के अंदर होना है, और पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे बंदयाल साहब, तो उन्होंने कहा कि जी वो 90 दिन की तो अब डेट गुजर गई है, सो लिहाजा नजरिया जरूरत के तहत जो एक नई तारीख उन्होंने दी जिसके ऊपर वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इलेक्शन जो है सूबों के 1 साल तक डिले हुए, यहाँ के 3 से 6 माह चले गए वफाक के अंदर। तो ये नजरिया जरूरत कब तक चलता रहेगा दुरानी साहब?
जनाब, ये नजरिया जरूरत जो है 1954 में शुरू हुआ था आमिर भाई, और जस्टिस मुनीर साहब के जमाने से शुरू हुआ था, जब पहला पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ लगा था। और उस दिन से आज तक जितने मार्शल लॉ लगे हैं, जितने गैर कानूनी इकदाम हुए हैं, जितने आइन से मुबर्रा इकदाम हुए हैं, उन सारों को ही नजरिया जरूरत के टेंट में रख के लिजिटिमेट किया गया है। आपका आज, और दूसरी बात वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद जो नजरिया अदालत जरूरत के तहत करती है वो आने वाली अब जो पार्लियामेंट है वो भी उसको कर देती है, लेकिन वो छोड़ दें। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ये तो पहले कभी नजरिया जरूरत के तहत भी नहीं हुआ। देखें जी, नजरिया जरूरत के तहत सिर्फ ये हुआ था कि जी एक वक्त में एक हुकूमत के ऊपर एक ऐसी ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया कि जिसका उस वक्त वो आ गई, तो अदालत ने कहा जी अब तो ये आ गए हैं, तो इनका आना और रहना नजरिया जरूरत है। लेकिन ये एक प्रोसेस के तहत इसमें से निकल गए, मार्शल लॉ लगा और वो खत्म हो गया। लेकिन ये जो एक गैर कानूनी मार्शल लॉ लग गया है, जो इकदाम इस वक्त हो रहे हैं उसके बावजूद हो रहे हैं, अदालत भी खामोश है, बाकी सब इदारे भी इलेक्शन इसमें दुरानी साहब मजेदार बात यह है कि इस मुल्क में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो बहस हो रही है, वो ये हो रही है कि सदर का इख्तियार था कि नहीं था, कि ये स्पीकर का इख्तियार है, कि मैंडेटरी था उनको असेंबली के सेशन बुलाना, तो उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया, आईनी गैर कानूनी। मैं समझता हूँ असल सवाल तो ये है कि बगैर हाउस के कंप्लीट हुए ये मखसूस नशिस्तों पे जब लोग नहीं हैं, उनको ओथ नहीं दिया गया, उनको नॉमिनेशन, उनकी नोटिफिकेशन नहीं किया गया, तो आईनी है या गैर कानूनी है ये असम्बलियाँ, ये स्पीकर, ये चीफ मिनिस्टर और ये कल को वजीर आज़म और वफाक के अंदर जो है स्पीकर साहब, क्या ये आईनी है या गैर कानूनी? सवाल तो ये होना चाहिए। देखिए, इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखिए, आपने इलेक्शन की सीटें जो है 270 हैं या 230 हैं, जितनी भी हैं, उनका आपने इलेक्शन करवाया इलेक्शन कमीशन के तहत। उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन अगर ये ऐलान कर देता है कि जी अभी 60 सीटों का रिजल्ट तैयार नहीं हुआ, बाकी जो 210-20 हो गई हैं उनके तहत जो है असेंबली का इजलास बुला लिया जाए। ये बिल्कुल ऐसी कैफियत है कि इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन के नताइज को रोक कि आप असेंबली के अंदर ओहदेदारान का अगर आप इंतखाब करते हैं तो इसकी कोई मिसाल, मैं कहता हूं ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा कि ऐसी भी जमहूरियत थी जिसके अंदर असेंबली के नताइज को रोक के जो मौजूद मेंबरान थे उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के ओहदेदारान का इंतखाब किया गया। ये इसकी मैंने आपको बिल्कुल इसकी अमली शक्ल बता दी कि इसकी ये शक्ल है कि जी आप इस मंतक से कि अगर आप 20 जो ये कोटे की 70 सीटें थी, 10 माइनॉरिटी अक़लियत की और जो है 60 ख़वातीन की कोटा जो है, तो अगर 20 रोकी जा सकती हैं तो कल को आप 70 भी रोक सकते हैं कि जी 70 के बगैर आप जो है ना इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि कल को किसी पार्टी को सूट कर रहा होगा कि वो 70 उनको उनके मुताबिक नहीं मिल रही। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर जब मुझे कानूनी और आईनी डिस्कशन में सुनता हूं तो मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हम कहां रह रहे हैं, हम किस आइन की, किस कानून की और किस दानिश की बात कर रहे हैं। भाई, एक इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन का इंटेग्रल पार्ट है कि जिन चीजों का पुरअमन इलेक्शन चले, पुरअमन ही समझ लें, धांधली का हम उड़ा देते हैं फिलहाल, बगैर धांधली के या बमा धांधली के इलेक्शन हो गए, उसके रिजल्ट्स आ गए। अभी आपने जी 100 में से 50 रिजल्ट रोक के बाकी 50 को अनाउंस करके उन पे असेंबली का इजलास बुला लिया और सदर साहब पे बंदूक रखी है कि आप इस असेंबली के इजलास को फटाफट बुलाएं और इसके तहत जो हम इंतखाबात कराएं। अब क्या ऐसी चीज को कानून कहेंगे, आइन कहेंगे, या इसको दहशतगर्दी? ये तो आईनी दहशतगर्दी हो रही है, ये आइन के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, ये कानून के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, ये लोगों के, अवाम के आईनी हकूक को सलब नहीं किया जा रहा, उनको तहोतेक किया जा रहा है। अब उसके बावजूद जो है इसके ऊपर डिस्कशन भी होती है कि जी वो भाई इलेक्शन हो गए हैं, आप मुझे बताएं हमने देखे कि नहीं देखे इलेक्शन होते हुए, सही हुए गलत हुए, उस पर तो हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो है आपने कुछ रिजल्ट रोक दिए, आप कहते हैं जी ये रिजल्ट हम उस वक्त अनाउंस करेंगे जब हम अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे। आपका याद आ जाता है कि जी हम उस इलेक्शन उस वक्त कराएंगे जब
मतलब मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते। और अभी कल को देखें ना, अभी तो ये कंट्रोवर्सी बाकी है, क्योंकि ये अभी कल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है। आइडली तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को बजाय इसके कि इस पे बहस करेंगे, सदर का था नहीं है, उसका कम से कम जवाब देना चाहिए था कि जनाब हमारे ख्याल में हाउस कंप्लीट है, और किसी कानून का, किसी आइन की किसी शिक का हवाला देना चाहिए था कि जनाब फलानी आइन की तहत जो है हमें पंजाब के अंदर ये एक्चुअली और सिंध के अंदर जो है ये जो होने से पहले वहाँ भी जवाब आना, वहाँ क्योंकि गवर्नर्स ने ये सवाल नहीं किया, सदर बहरहाल रियासत के इंचार्ज हैं, उसका अगर जवाब दिए बगैर और ये कल ये लिस्टें नहीं भी आती और ये स्पीकर बुला के ये कर लेते हैं, तो फिर तो ये आगे केओस है। ये रोज ये असेंबली के ऊपर सवाल ही रहेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर सवाल रहेंगे। मैं तो सदर साहब का बहुत, मेरा उनसे एक जाती ताल्लुक भी है, एक मोहब्बत का ताल्लुक भी, उसके बावजूद मैं उनसे ये डिमांड करूंगा कि अगर ये स्टेट कंटिन्यू करती तो ही शुड रिजाइन। कम से कम एक तो आईनी पोजीशन ऐसी हो जो इस गैर आईनी इकदामात के प्रोटेस्ट के ऊपर रिजाइन करे। उनकी मुद्दत भी खत्म हो गई, जो कुछ भी कहने लोग ये कहेंगे जी तो मैं भी कहूंगा कि उन्होंने भी वैसे जाते हुए 2 साल तक बड़े मजी से मराद और मजा लिया। उनकी पार्टी जिन्होंने इलेक्ट करवाया था वो शिकवे कराई रही, उन्होंने आखिर में उन्होंने भी कार्रवाई डाली है जाते हुए, और मेरा ख्याल है आपके मशवरे पे वो अमल भी करेंगे कि इससे शहीदों की लिस्ट में नाम आ जाएगा। बड़ी अक्लमंदी की मशवरा दिया आपने, प्लीज जारी रखिएगा। देखिए, मेरे मशवरों का एक तो आप भी उसके गवाह है और ये भी गवाह है, मैं मशवरा जो सोच के आईनी हदूद के अंदर और सियासी तकाज़ों के मुताबिक देता हूं हमेशा। आपने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात अगर इन्होंने कर ली होती, सारों की इज्जत रह जाती, वो भी नहीं किया, किसी तरह से रिकंसाइल कर लिया होता। अपनी बच्चों की सियासत भी इन्होंने तबाह कर दी ऐसे इकदामात करके, जिनके नतीजे में जिनको कभी तारीख भी जस्टिफाई नहीं कर सकी। आमिर, ये बात मेरी आप याद रखें कि ये जो इकदामात हो रहे हैं इन लीडरों की मौजूदगी में हो रहे हैं, इनकी नस्लें भी जो है वो इसके बारे में बात करते हुए शर्माए। ये मिसालें बनेंगी और ये आते वाले दिनों में, जिस तरह हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के वाकया, जिस तरह आपने जस्टिस मुनीर वाला नजरिया जरूरत की बात की हुई है, तो ये जो नज़ीर बन रही हैं, ये रोज ये मिसालें बनाई जा रही हैं, ये दोहराई जाती रहेंगी ये आइंदा आने वाले दिनों में। मगर एक और मैं आपकी चाहूंगा तो जो कि लेट से कल जो बताया जा रहा है कि जी ओपन सेशन करके इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपना फैसला देंगे। लेट से कि अगर वो कहते हैं कि जनाब ये सुन्नी इत्तेहाद को हम देते हैं, तो फिर ये सवाल आएगा कि जनाब सिंध और पंजाब के अंदर आपने नशिस्तों के बगैर जो है वहाँ ओथ भी हो गया, स्पीकर भी आ गए, चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे इलेक्ट हो गए, और अगर वो नहीं देते यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सीटें फिर खाली रहेंगी या दूसरी पार्टियों को जाएंगी, दूसरी पार्टियों को जाएंगी, फिर अगेन क्वेश्चन आ जाएगा कि जनाब उनका ये मैंडेट ही नहीं था, उनको कैसे मिल सकती हैं ये। तो ये एक पेंडोरास बॉक्स है, पूरा पेंडोरास बॉक्स है। इधर वे ये चीफ जस्टिस साहब, मैं पता नहीं उन्होंने ये चीजें सोची थी जब ये बल्ले वाला, क्योंकि रिचर्ड सिंह वहां से शुरू हुआ है, ये सारा जो है ना, ये सारी जो लड़ाई है ये वहां से शुरू हुई भी और घूम फिर के वहीं जाएगी। देखें आमिर, इसके बारे में मैं बड़ी आपकी इस ऑब्जर्वेशन पे बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। वो जनाब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन कल जो भी फैसला करेगा, ठीक है ना जी, वो फैसला या तो सारे के सारे इकदामात को रिवर्स करेगा जो अब तक हो चुके, या करना चाहिए आईनी कानूनी तौर पे। अगर ये नहीं करता, दूसरी सूरत में गालिब इम्कान ये है कि वो मजीद, वो पश्तो का एक लफ्ज है, मजीद शर्मोल का एहतमाम करते हुए, शर्मोल इज एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ बेशर्मी जिसे कहते हैं शर्मोल को, तो मतलब वो करते हुए जो है वो ये कह देंगे कि जी ये सारी सीटें जो है ये उन पार्टियों में तकसीम कर दी जाए जिन्होंने पहले से अपनी लिस्टें दी हैं। इसका इम्कान आप रद्द नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अदालत में जाएगा मामला, जो भी कुछ होगा, लेकिन ये फिर
ये जितने भी वाक्य, लेकिन इसमें जो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जिसको मैं समझने से कासिर हूं कि ऐसे क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ, मैं आज फील्ड में आया हूँ, बावलपुर आया हुआ हूँ, तो यहाँ लोगों से मिल मिला रहे हैं, तो मतलब बहुत से उम्मीदवार हैं जिन्होंने शमूलियतों का फैसला किया, लेकिन पब्लिक के प्रेशर में उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तो मुझे वो एक सरदार जी का वाकया, उनसे कोई चारपाई मांगने आया तो उन्होंने कहा जी फला और फला जो है वो हम 2 चारपाई हैं, हम उन पे सोते हैं। तो उन्होंने कहा यार चारपाई पावे ना तो वो सोवो तो चज नाल, तरतीब कम से कम बिस्तरों की सही कर लें आप। मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये गन मारना ही था तो वक्त पे तो मार देता। मतलब इलेक्शनों के प्रोसेस को आपने हर चीज को, इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबी निशान का मुहाफिज होता है, वो इंतखाबी निशान एक पार्टी। मैं इसकी बात की सिचुएशन पे अब आना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमने देखा PDM 1 हुआ। जी पहले आप कमेंट दे दे, मैं आगे जाता हूं फिर। एक बात ऐड देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा कि उन्हें इस वक्त जो है जितना ज्यादा उन्होंने आइन से खिलवाड़ किया है, उन्हें किसी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से भी ज्यादा ताज़ीम दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स और उनके जो कारनामे हैं वो शायद किसी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की भी ना हो। अब आप जी बिल्कुल, मैं अब बात की सिचुएशन पे आना चाहूँगा कि यहाँ हमने देखा कि PDM की गवर्नमेंट आई और ये मोरलेस जो है बड़े मुश्किलात रहे, महंगाई हुई, गवर्नेंस के मसाइल हुए, पूरा एक कोहराम मचा, और जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आए जो मर्जी उसको बना दिया गया इलेक्शन का। अब PDM 2 आ रही है और यहाँ पे आगे से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये गवर्नमेंट है, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और इसके अंदर उसके अंदर पहले के अंदर चलें पीपल्स पार्टी शामिल थी, इसके अंदर पीपल्स पार्टी बाहर बैठी होगी और ये बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट है। और रोज़ ये आगे कंट्रोवर्सी होगी कि जी कैबिनेट कैसे बनेगी, फलाना कैसे होगा, गवर्नरों पे, चीफ मिनिस्टरों पे, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे ये लड़ाइयाँ मारकटाइयाँ रहेंगी। तो पहले ही नज़र आ रहा है कि ये PDM 2 माइनस पीपल्स पार्टी और बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट होगी। मज़ीद इसकी ये जो नया कंट्रोवर्सी आई है कि ये हाउस ना कंप्लीट होने की वजह से ये स्पीकर अगर बनेगा और उससे चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, तो ये फिर इस रोशनी में मैं चाहूँगा कि इसका ज़रा क्रिस्टल बॉल, आपके पास बड़ा अलग किस्म का क्रिस्टल बॉल है जिसमें आप पीर पगाड़ा साहब के बाद आप बता देते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। सो यू आर इन द ट्रेडिशन ऑफ योर मेंटोर पीर पगाड़ा साहब, व्हाट डू यू सी? देखिए आमिर साहब, मैं आपको बताऊं, आज मैं क्रिस्टल बॉल में देख रहा था तो मेरा क्रिस्टल बॉल माजी की तरफ जा रहा था। मैंने कहा कि 73 में आइन बना था पाकिस्तान का, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को हमने अलहदा किया और उसके बाद हमने वडेरों का आइन बना लिया। 73 से लेके आज तक जो 2 पार्टियां आपस में आमने सामने रही थी, पीपल्स पार्टी और प्रो एस्टैब्लिशमेंट मुस्लिम लीग, आज की डेट पे वो दोनों पार्टियां बाहम मुत्तहिद हो चुकी। मतलब यह है कि ये पूरे 73 के बाद ये एक पूरी तारीख का नया बाब जो कि 2008 से शुरू हुआ था, फिर करते करते ये PDM की हुकूमत में आया और अब बाकायदा तौर पर ये दोनों पार्टियां जो हैं ये इकट्ठी मिलके एक हुकूमत फॉर्म कर रही हैं। ये तो एक बहुत बड़ी तारीखी हकीकत है, इस पर कभी फिर मैं इसके बहुत से डायमेंशन है वो बात करूंगा। दूसरी बात जो इस वक्त बड़ी अहम है वो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत जो है वो अपने पांव पे खड़ी हुई हुकूमत, ये अपाहज हुकूमत है, ये चलने की अहलियत से महरूम हुकूमत है, ये चल नहीं सकती, इसको चलाना पड़ेगा। जिस तरह ये इलेक्शन जीत नहीं सकती थी, इलेक्शन कमीशन तो पिछली दफा भी ये जो इसके रिजल्ट आएंगे, जाहिर है जो मुश्किलात आ रही हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन नजर आ रही है, महंगाई की सूरत हाल नजर आ रही है, IMF की कंडीशनलिटीज नजर आ रही हैं, तो ये सारा बोझ जो है वो जो चला रहे होंगे, क्या वो उठा पाएंगे? देखिए मेरा ये ख्याल है कि 4 से 5 महीने तो उन्हें उठाना पड़ेगा, जब तक कि ये IMF के सारे इश्यूज जो हैं वो किसी हद तक सेटल डाउन हो जाए। और वो हमारी भी एक जरूरत है कि जैसा कैसे भी है, अवाम तो हमारे ही है, मुल्क तो हमारे ही है, कि ये एक हद तक चल के जो है ये सारा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ जाए। उसके बाद
मुझे जो है इस हुकूमत और इस हुकूमत की जो यूटिलिटी है और इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत से डाउट्स हैं। और जहां तक सूबों की हुकूमतों का सूबों में पूछना चाह रहा था, यहाँ की तो बड़ी नापायदार हुकूमत है, मगर सूबों में बलूचिस्तान को निकाल के तीनों सूबों में बड़ी पायदार हुकूमत, बड़ी क्लियर सिंपल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट्स बन रही हैं। तो कल को यहाँ की अगर यहाँ की तितर बितर हो जाती है, जिसका इम्कान भी हो सकता है, तो सूबे वाले तो वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे 5 साल मरियम बीबी भी पूरा करने की, मुराद अली शाह भी करेंगे, मीन गंडापुर भी वो कहेंगे मैं क्यों रिजॉल्व करूँ। तो उससे कैसे फिर जान छुड़ाएगी? फिर वो सिचुएशन आ जाएगी कि सूबों में अलहदा इंतखाब होंगे, जनरल में अलहदा होंगे। पहले ये कहा जाता था जब ये मौका आया कि नहीं जनाब एक ही दिन इलेक्शन होने देखे ना, वो हालांकि आइन में नहीं है, मगर ये इसको कंडीशन को इस्तेमाल किया गया तो वो दोबारा दोहराई जाएगी ये सिचुएशन। देखिए आमिर भाई, जहां तक सवाल है ना सूबों का, मैं आपको बताऊं कि जितनी नापायदार हुकूमत मरकज की है उतनी ही बल्कि उससे भी ज्यादा नापायदार हुकूमतें सूबों की। ये मेरी बात इस वक्त बड़ी एक वो लग रही होगी, तखयलाती लग रही होगी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो एक सराइकी का एक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग मुहावरा है कि चप्पे तले रेत है, कि वो मट्टी के ऊपर हल्की सी लेयर बन जाती है तो वो कहते हैं ये चंद उंगलियों के नीचे जो है ना फिर वही रेत है। मतलब ये है कि ये जो हुकूमत एक सरफेस के ऊपर स्टेबल गवर्नमेंट नजर आ रही है, ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट मिस करती है। इवन मैं आपको सिंध की हुकूमत के बारे में बता दूं कि वो भी एक बेसिक इंग्रेडिएंट मिस करती है। पब्लिक सपोर्ट तो कभी चले रही या नहीं रही, लेकिन पब्लिक की नफरत जो इस वक्त मौजूद है वो इन तमाम हुकूमतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वो ये मुझे इशारा कर रही हैं तो ये काकड़ मोमेंट ही की तरफ इशारा कर रहे हैं हम 93 में कि फिर वो ही होगा, तो ये हजारों का मामला रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आएंगे तो फिर मेरा पंजाब पे बिल्कुल पंजाब की तरफ आएंगे। मोहम्मद अली दुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अभी हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खास तौर पे पंजाब के और बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, अच्छी बात यह है कि पंजाब के अंदर एक खातून चीफ मिनिस्टर बन गई हैं और पंजाब की असेंबली के अंदर इस वक्त खवातीन का राज है। आप उनकी खलफबरदारी और उनके चैलेंजेस को किस तरह से देख रहे हैं मरियम बीबी के? जी मैं बिल्कुल, आज की बड़ी खबर यही थी, हम दूसरी उसके अंदर बहुत सारे और मामले, मैं क्विकली उससे पहले कह दूं कि इस वक्त ये ऑनगोइंग खबर है कि अभी ये टिकट चल रहे हैं कि अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो रिकाउंटिंग के अंदर जो हैं वो जीत गए हैं शायद। तो यहाँ पे एक इशू चल रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है, तो 10 से 12 सीटों का फर्क पड़ रहा है कि जो कि कम है, अगर वो पूरी हों तो फिर पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग नहीं रहती और ये गवर्नमेंट जो किसी वक्त भी चाहें वो खींच सकते हैं। तो ये एक है कि या अब ये इसको मजबूत करने का, बैसाखियाँ देने का एक ही तरीका है, 2 तरीके हैं। एक ये है कि ये देखेंगे हो सकता है ये नंबर जो रिकाउंटिंग का शुरू हुआ है ये 10-12 तक चला जाए और भी रिकाउंटिंग है। जब ये इतना जुम्मा ले लिया तो फिर शेर क्या तो सवा शेर क्या, तो या फिर ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पता चलेगी कल जो फैसला आ जाएगा कि ये दे दी गई हैं। आपको लग रहा है कि फैसला कल ही आ जाएगा? नहीं, कहा तो जा रहा है, कहा तो जुमे को भी कह रहे थे, मगर कल जो है या जब भी फैसला आए तो या ये सीटें दी जाएंगी या रिकाउंटिंग की जाएगी, और की जाएगी तो उसका ये मतलब होगा कि पीपल्स पार्टी का जो ये लेवरेज है कि उनकी बेसिस के ऊपर ये गवर्नमेंट चल रही है, अच्छा, उसको खत्म करना। पता नहीं पीपल्स पार्टी वालों ने, वैसे बिलावल साहब ने ये कहा था कि जनाब हमारे असूलों के मुताबिक अगर आप नहीं चलेंगे वो इतनी आसानी से ये लेवरेज वो नहीं दे रहे होने देंगे। पर फिर इसके बगैर भी जिस तरह पिछली गवर्नमेंट जो थी वो पूरी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो उस तरीके से बनाई गई थी कि वो मरहून मिन्नत किसी एक पार्टी की नहीं थी, सारे एक दूसरे के मरहून मिन्नत थे। इस वक्त वो एक पता नहीं, ये देखेंगे, लेट्स। अब आ जाते हैं मरियम बीबी। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी खबर है, वो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप का कहा जाता है इट्स हार्ट बीट विद प्राइम मिनिस्टर से ओहदे से ज्यादा 18 तरमीम के बाद जो है सूबों की और सूबे के अंदर पंजाब की सीट सबसे इंपॉर्टेंट हो गई हुई है। exactly. तो ये बहुत बड़ी खबर है कि
पंजाब के अंदर जो है पहली दफा खातून किसी भी सूबे के अंदर जो है खातून चीफ मिनिस्टर बनी है, मरियम बीबी बनी है और सिंपल मेजोरिटी से बनी है। जो मर्जी मैंडेट की बहसें रहे हैं, जिस तरह आगे भी कर रहे थे कि ये ऑपोजिशन तो आने नहीं दिया साहब। ये एक खबर अच्छी होनी चाहिए थी। हुआ ये कि ये जो एक वहाँ पे अपोजिशन नहीं थी, उनको अंदर, उनका क्लेम था कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके कुछ लोगों को रोका गया, उसका बायकॉट कर दिया। तो उस पे अच्छी बुरी खबर ये है कि ये होना चाहिए था, मगर मैं समझता हूँ कि ये बायकॉट वाला सिलसिला बेहतर होता है कि बजाय इसके कि ये जो एक तरीकाकार बन गया है कि पहली स्पीच जो होती है वो अदालतों में हंगामा होता है बहुत ज्यादा, ड्रामा मारकुटाई से ज्यादा बेहतर है कि ये वॉकआउट कर लिया जाए। ये अब अदले का बदला चलता रहता है, क्योंकि इमरान खान जब उन्होंने कहा मैं इंतकाम के ऊपर बिलीव नहीं करती, उन्होंने कहा फिलहाल उन्होंने अच्छा तरीका किया, मेरल पीटीआई वालों ने बाइकआउट जाके बाहर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कर लिया। हाउस के अंदर ये जो मारकुटाई होती है कि घेराव किया गया होता है चीफ मिनिस्टर को, या जिस तरह इमरान खान को 2018 में स्पीच नहीं करने की थी, वो ऐसी शुरुआत होती है कि उस जहर आलूदा सियासत का एक इब्तिदा हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ बेहतर तरीका है प्रोटेस्ट का, बाहर जाके कर ली जाए। तो ये बाकी जगहों पे भी मैं समझता हूँ ये बेहतर तरीका है कि ये हाउस के अंदर रहते हुए कपड़े वो फाड़ना, कागज फेंकना वेंकना, उससे बेहतर है कि ये इस तरह। मरियम बीबी जो है ना वो नून लीग की खवातीन की रेड लाइन है और मरियम बीबी की रेड लाइन करप्शन है। जो है मरियम बीबी ने बड़े बड़े अल्फाज कहे, उन्होंने कहा कि इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है और मैं वोट नहीं देने वालों को भी वजीर आला हूँ। बड़े अच्छे अल्फाज, उनको ये बात कहनी चाहिए थी, मगर वो कहते हैं ईजियर सेड देन डन, कि ये कहना आसान होता है, क्योंकि अभी तक उनको ये अपने जो उनकी एक खासा रहा है उनकी सियासत का कि बहुत एग्रेसिव सियासत करती हैं, बहुत एग्रेसिव स्पीचेस करती हैं। तो यहाँ पे पहले ही बड़े मामले पेचीदा हैं, उनके मैंडेट के ऊपर बड़े सवालात हैं। उसके बाद जिस तरह भी मखसूस नशिस्तों की हम बहस कर रहे हैं कि ये कानूनी आईनी बहसें हैं, तो उसके बाद अगर ये दोबारा बदले की सियासत की उनकी तरफ से कम ये खुशाइन है। हाँ, ये इम्तिहान होगा कि इसके अमली जामा कैसे वो कायम भी रहती है या नहीं रहती, क्योंकि उनके गिर्द गिर्द बहुत टोला है और वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है कि जिसके अंदर देखना होगा कि फैसला हो गया वह तकरीबन कि जी ये हमारे लोग हैं, ये उनके लोग हैं। और ये सुबह चलाने की पंजाब की ये रवायत काफ़ी अर्से से ऐसे ही चल रही है कि जो पार्टी आती है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में चल रही है, ख़ास तौर पे पंजाब में, वो दूसरी को पूरा थाने कचहरी के जरिए दबाने की कोशिश करती है। तो ये मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा कि एक शुरुआत है, लेट्स सी, देखेंगे कि वो कितना इसके अमल करते हैं। वैसे मरियम बीबी ने आज से काम शुरू किया और उनके साथ आपकी फेवरेट हिना साहिबा जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, हिना परवेज भट्ट साहिबा, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया। उनका देखें, आप देखिएगा यहाँ पे नेशनल टीवी के ऊपर पंजाब की जो खबरें चलेंगी ना, वहाँ देखिए उनके इर्द गिर्द खवातीन का ना ट्रॉयका है, और वो बड़ी तीनों की तीनों जो है कंपटीशन है वहाँ पे कि वहाँ पे जाहिदा औरंगजेब, मरियम औरंगजेब हैं जिनका नेशनल एक्सपोजर है, वो यहाँ वफाकी हुकूमत की तर्जुमान रही है, और यहाँ मरियम बीबी को सपोर्ट कर रही हैं, वो भी हैं। फिर उसके बाद अज़मा बुखारी हैं, वो भी बड़ी अच्छी आर्टिकुलेशन उनकी भी बड़ी कमाल की है। फिर हिना परवेज भट्ट साहिबा जो हैं वो भी अपनी एक ज़ात में अंजुमन है अपनी पूरी। तो वो ये अब ये ड्राइका जब टीवी पे रोज आया करेगा और मुकाबले में आया करेगा, लग पता जाएगा तो ये बाकी ड्राइंग धमकाए ना उज़मा बुखारी के रेड लाइन है, वो कह रही है रेड लाइनों का जो है ना आगे हमने हाल होते देखा है इस मुल्क में, रेड लाइनें ना ही ड्रॉ की जाएं, मरहमें लगाएं। बाकी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ, उन्होंने बड़ी ऐलान किए रमजान पैकेज और नौजवान एजुकेशन पैकेज, स्मार्ट पैकेज, सारा पैकेज। पहली बात तो ये है कि ये यूनिक सिचुएशन है, नॉर्मली इंतखाबात से पहले इस तरह का बताया जाता है एजेंडा। हाँ। ये हमें पता ही नहीं था किस तरह चीफ मिनिस्टर बनना है, वो बन गई हैं। तो इसकी तकमील देखेंगे कि ये बजट में जब आएगा कि इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आ रही हैं। कुछ सवाल उनके लिए चैलेंज ये होगा कि उन्होंने तख्तियों की सियासत करनी है कि ये ट्राइका जब आ जाएगा रोज की 3 तख्तियां करनी है या कोई जेन्युइन रिफॉर्म्स करने हैं, वहाँ पे कुछ और करना है। तो मेरा उनकी नेशनल इंक्लिनेशन और उनके जो टीम है वो तख्तियों की सियासत की बादशाह है कि दिखाए जाने वाला
वो दिखाए जाने वाला अवामी मसाइल की सियासत करनी है, बहुत तख्तियों की ये बाशऊर फैसला हो इनको चुकी करना हुई है। इससे काम नहीं चलेगा, जेन्युइनली वो काम न होगा तभी नजर आएगा। ये इतना आसान काम नहीं रह गया कि ये जुबानी लिहाज से वो जो ये तो देखे ना तंदूर लगा दिए, पैकेज आपके लिए अनाउंस कर दे। शहबाज शरीफ साहब ने ये सब काम कर दिए। नहीं, उन्होंने आने से पहले ही ऑर्डर दे दिया था, ये नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने सब काम करके देख लिए, उसका उनको कोई भी क्रेडिट नहीं है, वो डिस्क्रेडिट बन गया कि उसकी वजह से पंजाब का ये हाल हुआ है। 30 साल इन्होंने ही चलाया है। सो कोई नया फार्मूला लेके आएंगे, मेरी उम्मीद ये है। ठीक है, अब आमिर साहब मेरे पास चंद मिनट बाकी हैं, बलूचिस्तान के ऊपर मुझे बात करनी है। सिंध के ऊपर हमने बात कर ली, अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे एनालिस्ट आ जाए, मगर सिंध के ऊपर हमने बात की, पंजाब की बात होगी, केपी की सूरत हाल वाज़ेह, बलूचिस्तान पे बात क्यों नहीं हो रही? वहाँ पे अभी मामला फंसा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि बाकी जगहों पे चीफ मिनिस्टर मोरलेस 2 जगह इलेक्ट भी हो गए हैं, तीसरी जगह भी होने की कभी उम्मीद है। अली मीन गुंडा भर के वो आज़ाद होंगे वहाँ पे, ये भी एक यूनिक सिचुएशन होगी, मगर क्लियरली सिंपल मेजॉरिटी है, वहाँ भी कोई मसला नहीं। हाँ, मसला बलूचिस्तान का पड़ गया है कि वहाँ पीपल्स पार्टी जाहिर है मांग रही है, अब उनकी 17 सीटें हो गई हैं, 16 नून लीग की हैं और उनकी 12 रह गई हैं JUI की, क्योंकि इंडिपेंडेंट उतना नहीं ज्वाइन कर सके। तो वहाँ पे अभी पीपल्स पार्टी का एक तो ये है कि आया बुलैदी साहब होंगे, सरफराज बुगटी होंगे, सनाउल्लाह ज़हरी होंगे, माज़रत कता कलामी के शहजादा जुल्फ़िकार साहब बलूचिस्तान से, मैं कह रही हूं उनको साथ ले लेते हैं। वेलकम करेंगे। जुल्फ़िकार, बताइएगा हमें कि अभी वहाँ जो मामला फंसा हुआ है, फैसला नहीं हो पा रहा कि पीपल्स पार्टी का होगा या नून लीग का होगा, क्या लेटेस्ट क्या है वहाँ? लेटेस्ट तो ये है कि ये तो कंफर्म है जो भी गवर्नमेंट होगी वो पीपल्स पार्टी की होगी और चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा, और उसके साथ नून लीग शामिल होगी एज ए सेकंड पार्टनर। मतलब कुछ जिस तरह से पीपल्स पार्टी और मरकज में नून लीग ने किया है मुआहिदा, वहाँ सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी उसको कैबिनेट को ज्वाइन नहीं करेगी, यहाँ पर कैबिनेट को भी ज्वाइन करेंगे, 6 वजारतें इनको मिलेंगी, 2 बाप को मिलेंगी, और स्पीकर के लिए नून लीग का होगा और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। ये उन्होंने किया। अब 4 नाम जो आप अभी ले रहे थे उनमें से ज्यादा इनका इम्कान है कि एक चीज फंसी हुई है। वो ऐसा मैंने ये सुना है कि कोई बार्गेनिंग चल रही है जरदारी साहब की। जरदारी साहब सरफराज बुगटी को शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो अली हसन ज़हरी साहब इस वक्त रनर अप हैं बोतानी साहब के मुकाबले में हब की प्रोविंशियल सीट पर। आप ये पहले भी कहते रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ज़हूर बुलैदी, उसके बाद सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुगटी के ऊपर फौकियत जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हसन ज़हरी साहब वो शुरू से आप कह रहे हैं कि उनका भी चांस पूरा है अभी। देखिए उसमें इस दफा जो पीपल्स पार्टी के हल्के कह रहे हैं, जो पुराने लोग हैं जो बलूचिस्तान में, वो कहते हैं कि जरदारी साहब कहते हैं जियाला आएगा। जियाला तो सादिक उमरानी साहब हैं, और उसके बाद 2008 वाले जियाले अली मदद तक है, उसके बाद तो कोई नहीं रहा ना। अब उसमें ज़हूर बुलैदी साहब का भी इम्कान है। अब जो कुछ भी उन्होंने करना है अनाउंस या रात लेट नाइट करेंगे, या कल उन्होंने खुद बिलावल साहब ने ऐलान करना है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये एक बड़ा सीक्रेट रखा है बड़े अरसे से ना। मैंने इस्लामाबाद चले कल देखेंगे उसमें। वैसे बलूचिस्तान का जो तरीकाकार देखते हुए, माजी देखते हुए, सरफराज बुगटी साहब का ना होना बहुत बड़ा एक सरप्राइज होगा। पर बड़ी इनसिक्योर गवर्नमेंट वहां पे रहेगी, क्योंकि JUI जो है 12 सीटों के साथ किसी वक्त भी वहां ये एक माजी रहा है कि 2 पार्टियां वहां पे नून लीग के साथ मिल जाए या पीपल्स पार्टी के बाकी लोग मिलके जो है किसी टाइम भी वहां धड़न तख्ता हो सकता है किसी स्टेज पे। चले वक्त खत्म हो गया मेरे पास आमिर साहब। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब, माजरत आपसे कि आपका जवाब में ले सकी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों को भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।